नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। गोविंदगढ़ महाविद्यालय अलवर द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन कक्षाओं में आपका स्वागत है। मैं प्रोफेसर दीपक कुमार आपका आज की कक्षा में स्वागत करता हूं। यह कक्षा विशेष रूप से बीए द्वितीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है और बीए द्वितीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र जिसका नाम है रीति कालीन कविता या रीतिकालीन काव्य, उससे यह कक्षा हमारी संबंधित है। और इस कक्षा में हम सबसे पहले ये बात करते हैं कि रीति का अर्थ क्या है, क्योंकि इस काल आप जानते हैं कि हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभक्त किया गया है। पहले काल का नाम है आदिकाल, दूसरे काल का नाम है भक्ति काल और तीसरा जो काल है जिसे उत्तर मध्य काल भी कहा जाता है वह काल है रीतिकाल। तो रीतिकाल को रीतिकाल ही क्यों कहा गया है और रीतिकाल में रीति का क्या तात्पर्य है, इस पर हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं 10-15 मिनट में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आप में से बहुत सारे विद्यार्थियों के पास संस्कृत भी है और संस्कृत में भी जब हम काव्य शास्त्र का अध्ययन करते हैं तो उसमें एक काव्य शास्त्रीय सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है जो कि आता है रीति सिद्धांत। रीति सिद्धांत के जो प्रवर्तक माने जाते हैं वो थे आचार्य वामन। आचार्य वामन ने एक ग्रंथ लिखा था जिसका नाम है काव्यालंकार सूत्रवृत्ति। काव्यालंकार सूत्रवृत्ति उनका ग्रंथ था जिसमें उन्होंने रीति सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उनके मतानुसार उन्होंने लिखा है कि विशिष्ट पद रचना रीति ही, अर्थात जो पद रचना विशेषता लिए हुए है या जिस पद रचना में या जिस वाक्य रचना में कोई विशेषता है वह पद रचना विशिष्ट होने के कारण रीति कहलाती है। तो इस आधार पर उन्होंने 3 रीतियां बताई। वो रीतियां हैं वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। कविता की 3 रीतियों की उन्होंने बात की, वैदर्भी रीति, गौड़ी रीति और पांचाली रीति। लेकिन जब उनसे पूछा गया कि कविता में विशेषता कहाँ से आती है, ये विशिष्टता क्या है, तो उन्होंने कहा कि विशेषो गुणात्मः, अर्थात यह विशेषता या विशिष्टता कविता में काव्य गुणों के सामंजस्य से आती है, काव्य गुणों की उपस्थिति से आती है। तो वो काव्य गुण कौन से हैं आप जानते हैं कि आपने पढ़ा भी है कक्षा 12 में 11 में। अब तो काव्य गुण स्कूली पाठ्यक्रम में भी शामिल कर लिए गए हैं। तो काव्य गुण होते हैं माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। मुख्य रूप से 3 हैं। हालांकि जब बात करें वामन जी की तो उन्होंने कुछ ज़्यादा बताए हैं। हमें इतनी गहराई में अभी नहीं जाना है। जब हम रीति का अध्ययन करेंगे, काव्य रीति की बात करेंगे तो और काव्य गुणों की जब बात करेंगे हम अलग से, तब हम थोड़ी सी गहराई में जाएंगे, क्योंकि जैसा अर्थ वामन ने बताया है वैसा अर्थ रीति काल में रीति का नहीं लिया गया है। तो वामन ने तो ये बताया कि जो पद रचना विशिष्ट है और जिसमें काव्य गुणों का समावेश है वह पद रचना रीति कहलाती है। अब उसमें उन्होंने जैसे वैदर्भी रीति बताई तो उन्होंने कहा कि जहाँ शब्दों में कोमलता है, लचीलापन है और सुकुमार पदों का प्रयोग किया गया है या कैचे पे वर्ग के वर्णों का प्रयोग किया गया है, मधुर शब्दावली का प्रयोग किया गया है, तो वहाँ वैदर्भी रीति है। और जहाँ कठोर शब्दों का प्रयोग किया गया है, परुष शब्दों का प्रयोग किया गया है, टेठे डेढ़े अनुस्वारांत या संयुक्ताक्षरों का प्रयोग किया गया है, वहाँ गौड़ी रीति है। तो यहाँ क्या रीति काल में रीति का अर्थ यही है? तो मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि रीति काल में रीति का अर्थ यह नहीं है। यह तो रीति का अर्थ था, बड़ा व्यापक अर्थ था, इसमें तो सभी कुछ शामिल हो जाता है। लेकिन जब हम बात करते हैं रीति काल के कवियों ने जब रीति ग्रंथ लिखे और हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने जब इस काल को रीति काल कहा, तो क्या उनका तात्पर्य भी रीति से यही था? नहीं, उनका तात्पर्य रीति से यह नहीं था। रीति का तात्पर्य होता है एक शैली, रीति का तात्पर्य होता है एक परंपरा, एक परिपाटी, एक रूढ़ी, एक विशेष प्रकार की परिपाटी या एक विशेष प्रकार की परंपरा जो इस काल के लगभग सभी कवियों के द्वारा पालन की गई। वह परंपरा, उस परंपरा को केंद्र में रख करके इस काल को रीति काल कह दिया गया। अब वह परंपरा कौन सी है, हमें ये बात समझनी है, क्योंकि पूरे रीतिकाल के कविता को समझने के लिए हमें ये बहुत ज़रूरी है समझना कि किस परंपरा की बात हो रही है, रीति कहा क्यों जा रहा है,
कौन सी ऐसी रीति है या कौन सी ऐसी परिपाटी है या कौन सी ऐसी विशिष्ट काव्य शैली है जिसका प्रयोग इस काल के लगभग कवियों के द्वारा किया गया, और वह परिपाटी है संस्कृत काव्य शास्त्रीय जो ग्रंथ हैं उनकी देखा देखी, उनकी परंपरा का पालन करते हुए एक विशेष प्रकार की परिपाटी का पालन किया गया, और वो परिपाटी है लक्षण ग्रंथों के निर्माण की परिपाटी, लक्षण ग्रंथों की रचना की परंपरा। अब ये लक्षण ग्रंथ क्या है? आपने व्याकरण पढ़ा है, आपने रस छंद अलंकार पढ़ा है, आपने छंद पढ़े हैं। तो छंद में जब हम आपसे पूछते हैं कि भैया बताइए दोहा छंद क्या है, या दोहा छंद की क्या विशेषताएं हैं, या दोहा छंद के क्या लक्षण हैं, और उदाहरण सहित समझाइए, तो आप सबसे पहले क्या करते हैं? आप सबसे पहले कहते हैं कि दोहा छंद 13 और 11 मात्राओं पर, जिसमें यति होती है, 4 चरण होते हैं, अंत में तुक मिलती है, 13-11 पर यति होती है, और इस तरह से आप पहले लक्षण बताते हैं, और फिर जब उदाहरण बताते हैं तो उसमें कोई भी दोहा, चाहे वो कबीर का हो, चाहे बिहारी का हो, चाहे रहीम का हो, उसको बता देते हैं। जैसे बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया नहीं, फल लागे अति दूर। तो ये आपने उदाहरण बता दिया। तो पहले आप देते हैं एक लक्षण या नियम बताते हैं, और उसके बाद आप उदाहरण देते हैं। तो हिंदी में रीतिकाल में आकर के इसी तरह के काव्य ग्रंथ लिखे गए। आप कहेंगे ऐसे कैसे ग्रंथ लिखे गए? तो इस काल में क्या हुआ कि जो केशव से लेकर के एक परंपरा चलती है, आचार्य केशव दास से लेकर के जो परंपरा ग्वाल कवि तक जाती है, अंतिम कवि ग्वाल माने जाते हैं रीतिकाल के, जो कि 1857 के आसपास जिन्होंने रसरंग नाम की एक रचना की, रसरंग नाम की एक कृति की रचना की। तो 1857 तक जो ये परंपरा जाती है, आचार्य केशव दास का जन्म 16वीं शताब्दी के अंत में हुआ था। तो वहाँ से लेकर के 1700 विक्रमी संवत से लेकर के और 1900 विक्रमी संवत तक का जो समय है उसको रीतिकाल कहा जाता है। हम ईस्वी सन की बात करें तो 1643 ईस्वी सन से शुरू करते हुए लगभग 1843 ईस्वी सन तक की जो विषय वस्तु है या जो साहित्य है उसको रीतिकाल में शामिल किया जाता है। तो हम बात कर रहे थे कि रीतिकाल में जो ये लक्षण ग्रंथ हैं उनका तात्पर्य क्या है। तो लक्षण ग्रंथों का तात्पर्य है कि किसी भी काव्यांग, काव्यांग का मतलब है रस, छंद, अलंकार, काव्य रीति, काव्य गुण, काव्य दोष, ये सब काव्यांग होते हैं। तो इन काव्यांगों का विश्लेषण किया गया है इसमें। और क्या किया गया इन ग्रंथों में? सबसे पहले तो उनके लक्षण बताए गए हैं, नियम बताए गए हैं, और फिर उन नियमों पर कवियों ने उदाहरण स्वरूप अपनी कविताएं लिखी हैं। और उन कविताओं को लिखते हुए जो ग्रंथ लिखे गए उनको लक्षण ग्रंथ कहा गया, क्योंकि उसमें लक्षण भी हैं किसी एक छंद के, किसी एक अलंकार के, किसी एक नायिका भेद के, किसी एक रस के, और अनेक जो काव्य की जो कोटियां हैं, काव्यांगों की जो कोटियां हैं उनको समाहित करते हुए। तो जैसे मैं आपको एक उदाहरण बता देता हूँ कि जैसे आपने भूषण का एक पद पढ़ा है, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। तो ये क्या है? ये एक कवित्व है। और इस कवित्व में यदि आप देखें तो ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहने वाली, ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहाती हैं। तो ऊंचे घोर मंदिर यहाँ पर यमक अलंकार का उदाहरण है। और इस पूरे पद को आप पढ़ जाइए, इसमें ऊपर से लेकर के नीचे तक यमक अलंकार के उदाहरण है, लगभग 7, 8, 10 इसमें उदाहरण है यमक अलंकार के। तो ऐसी कविता करने की आवश्यकता क्या पड़ी कि जिसमें उदाहरण ही उदाहरण है, एक ही बात को उदाहरण स्वरूप कह दिया गया है। तो कवि का मुख्य उद्देश्य था अपनी श्रेष्ठता दर्शाना, ये दर्शाना कि मैं कविता के जितने भी काव्यांग हैं उनमें पारंगत हूँ, अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना, अपने आचार्यत्व को सिद्ध करना, और ये जताना कि मैं काव्य रचना में पारंगत हो चुका हूँ। तो एक प्रकार के प्रदर्शन की जो एक प्रवृत्ति है वह भी हमें इस काल के काव्य में मिलती है। तो कवियों ने इस तरीके की कविता की है कि पहले तो उन्होंने दोहा छंद में किसी काव्यांग के लक्षण बताए, और फिर कवित्व या सवैया छंद में उसी लक्षण के आधार पर अपनी कविता करते हुए उदाहरण लिखे और बड़े बड़े ग्रंथों की रचना कर ली। देव ने तो 52 से 72 तक उनके ग्रंथ माने जाते हैं, तो उन्होंने तो इतने सारे ग्रंथ लिख दिए। तो
इस काल की जो ये कविता है और उसमें जो ये लक्षण ग्रंथ लिखने की जो परिपाटी है, इसी परिपाटी को रीति कहा गया है। तो जिन लोगों ने, जिन कवियों ने, इस काल के जितने महत्वपूर्ण कवियों ने रीति का पालन किया है, यानी कि लक्षण ग्रंथों को लिखने की परिपाटी का पालन किया है। अब आप कहेंगे कि ये लक्षण ग्रंथ लिखे तो, लेकिन लक्षण कहाँ से आए? चलो उदाहरण तो उन्होंने अपनी कविता में कर दिए, अपनी कविता के रूप में उदाहरण प्रस्तुत कर दिए, लेकिन लक्षण कहाँ से आए? तो उन्होंने लक्षण लिए संस्कृत काव्य शास्त्र से। अब वो लक्षण कहीं तो उन्होंने मम्मट के काव्य प्रकाश से ले लिए, कहीं उन्होंने भानुदत्त की रसमंजरी से ले लिए, ये नाम आपने संस्कृत में पढ़े होंगे। कहीं उन्होंने भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से लक्षण ले लिए, कहीं उन्होंने अप्पय दीक्षित के कुवलयानंद से लक्षण ले लिए, और कहीं उन्होंने भोज के सरस्वती कंठाभरण से लक्षण ले लिए। तो जहाँ अलंकार की बात थी तो जयदेव के चंद्रालोक से ले लिए या अप्पय दीक्षित के कुवलयानंद से ले लिए। जहाँ नायिका भेद के वर्णन उनको करना था तो वहाँ उन्होंने भानुदत्त के रसमंजरी से उदाहरण ले लिए। जब उन्हें रस का विवेचन करना था या रस के लक्षण ग्रंथ लिखने थे तो उन्होंने भरत के नाट्यशास्त्र से या विश्वनाथ के साहित्य दर्पण से या मम्मट के काव्य प्रकाश से उदाहरण ले लिए। और जब उन्हें अलंकारों का विश्लेषण करना था, विवेचन करना था, अलंकारों से संबंधित ग्रंथों की रचना करनी थी तो उन्होंने अलंकारों के जो ग्रंथ लिखे गए हैं, भामय के काव्य अलंकार, दंडिका, काव्यादर्श, इन ग्रंथों से लक्षण ले लिए। और लक्षण उन्होंने दोहा छंद में लिखे जो कि संस्कृत से नकल करते हुए लिखे। और उदाहरण में जैसे हमसे कोई पूछे कि बताइए दोहा का उदाहरण क्या होगा, तो मैं या तो कबीर का दोहा उठाऊंगा, या मैं रहीम का दोहा उठाऊंगा, या मैं बिहारी का दोहा उठाऊंगा। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जब उन्होंने किसी अलंकार का लक्षण लिखा तो फिर उदाहरण के रूप में स्वयं कविता लिखी। ये इस काल की खास बात है और यही रीति कहलाती है। इन्होंने एक विशेष प्रकार की एक परंपरा का पालन पूरे काल के लगभग 200 साल का जो समय था उसमें ऐसे अनेक कवि मिलते हैं। कहाँ से शुरू करें? आचार्य केशव से शुरू करते हैं। आचार्य केशव हुए, चिंतामणि, मतिराम, भूषण, पद्माकर, देव, भिखारीदास, प्रताप शाही और बहुत सारे ऐसे अनेक कवि रहे जिन्होंने रीति की बंधी बंधाई परिपाटी का पालन करते हुए कविताएं लिखी। यही कारण है कि आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जिन्होंने हिंदी साहित्य का अतीत नाम की एक रचना लिखी है, हिंदी साहित्य का अतीत 2 भागों में उन्होंने लिखी है, उसमें उन्होंने रीति काल का वर्णन करते हुए रीति काल के 3 प्रकार के कवि बताए। रीति काल के कवियों को 3 वर्गों में उन्होंने वर्गीकृत किया है। पहला वर्ग है रीतिबद्ध कवि, दूसरा वर्ग है रीति सिद्ध कवि और तीसरा वर्ग है रीति मुक्त कवि। तो रीतिबद्ध कवि, रीति सिद्ध कवि, रीति मुक्त कवि। रीतिबद्ध कवि वो कवि जिन्होंने काव्यांगों का निरूपण करते हुए लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया या सभी काव्यांगों के लक्षण देते हुए उनके उदाहरण लिखे और लक्षण ग्रंथों का निर्माण किया या रीति ग्रंथों का निर्माण किया, वो कहलाए रीतिबद्ध कवि। क्या कहलाए? रीतिबद्ध कवि, यानी कि वो रीति से बंधे हुए कवि हैं, इसीलिए उनको कहा गया रीतिबद्ध कवि। दूसरे जो कवि हैं उन्हें रीति की जानकारी तो है, उन्हें लक्षण और उदाहरण की जानकारी तो है, उन्हें काव्यांगों का पूरा ज्ञान है, वो पूरे शास्त्रीय जो पद्धति है कविता करने की उसमें पारंगत है, लेकिन उन्होंने लक्षण ग्रंथों की रचना नहीं की, केवल उदाहरण स्वरूप ग्रंथ लिखे। लेकिन यदि लक्षणों की जानकारी हमें न हो तो हम उन ग्रंथों के अर्थ नहीं समझ पाएंगे, उसमें जो कविता लिखी हुई है उसको हम आत्मसात नहीं कर पाएंगे। ऐसे जो कवि हैं, क्योंकि वो रीति में सिद्ध हो चुके हैं, वो आचार्यत्व प्रदर्शित नहीं करना चाह रहे हैं, वो सिखाना नहीं चाह रहे हैं, वो लक्षण देकर के उदाहरण नहीं लिख रहे हैं, वो केवल उदाहरण लिख रहे हैं। जब उनसे कहा जाता है कि भैया यमक की कौन सी कविता होगी, तो वो यमक का लक्षण नहीं बताते, क्योंकि लक्षण तो सबने बता दिए, वो उदाहरण स्वरूप कविता लिखते हैं। और ऐसे कवियों को कहा गया रीति सिद्ध कवि। और इसमें बहुत ज़्यादा कवि नहीं है इस काल में। इस काल में केवल एक कवि ऐसा है जिसे रीति सिद्ध कवि कहा जाता है, और वो हैं बिहारी, जिन्होंने 713 छंदों में बिहारी सत्से की रचना की है। और कुछ दोहे हमें पढ़ने को मिलेंगे। इसके बाद जो तीसरी जो कोटि है कवियों की, या तीसरा जो वर्ग है कवियों का,
उसे कहा जाता है रीति मुक्त कवि। रीति मुक्त कवि वो कवि जिन्हें रीति से कोई मतलब नहीं, जिन्हें काव्यांगों की जानकारी है या नहीं है, उन्होंने केवल अपने हृदय पर पड़ने वाले जो प्रभाव हैं, जो हृदय में उठने वाली तरंगें हैं या हृदय में उठने वाले जो भाव हैं, उसको केंद्र में रखते हुए कविता लिखी है। उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की कि हमें जनता को समझाना है कि देखिए भैया ये छंद, ये यमक अलंकार का उदाहरण है, ये देखो ऐसे होता है, या ये दोहा छंद है, या ये सवैया है, या कवित्व है। उनका इससे उद्देश्य नहीं सिद्ध होता। वो तो अपने मन में जब तरंग उठती है तो कविता लिख देते हैं। और कविता जिनका व्यवसाय नहीं था, ऐसे लोगों ने रीति मुक्त कविता ही लिखी है। और कविता जिसका व्यवसाय था वो या तो रीतिबद्ध कवि हैं या हमारे बिहारी जी हैं। आप जानते हैं कि बिहारी जी जो थे वो आश्रयदाता के यहाँ रहते थे, और वो आश्रयदाता थे जयपुर के मिर्जा राजा जयसिंह। तो मिर्जा राजा जयसिंह के यहाँ पर रहते थे और उनके आग्रह पर उन्होंने बिहारी सतसई ग्रंथ लिखा, 713 दोहे लिखे, और एक एक दोहे पर उन्हें एक एक सोने की अशर्फी मिलती थी, ऐसा कहा जाता है। तो उनका व्यवसाय था कविता करना। तो जिनका व्यवसाय था वो आश्रयदाताओं की स्तुति कर रहे थे, उनकी प्रशंसा कर रहे थे, और उनके द्वारा चाही गई परिपाटी जो रीति परिपाटी थी, या उन्हें काव्यांगों का या काव्य शास्त्र का ज्ञान प्रदान करने के लिए जिस तरह से वो कविता लिख रहे थे, वो सारी रीतिबद्ध कविता है और रीति सिद्ध कविता है। लेकिन कुछ कवि ऐसे हैं, घनानंद, आलम, बोधा, ठाकुर, विशेष रूप से 4 कवियों का नाम लिया जाता है। ये 4 कवि ऐसे थे जो रीति की बंधी हुई परिपाटी से जिनका कोई संबंध नहीं था, और उन्होंने अपने मन में उठने वाली तरंगों के आधार पर कविता लिखी और अपने हृदय की जो कोमल भावनाएं हैं उनको कविता के रूप में प्रस्तुत किया। तो ये मूल रूप से रीति का अर्थ था। और रीति के बाद जो रीति काल को केंद्र में रख करके जो 3 वर्ग बांटे गए, रीति की परिपाटी को ध्यान में रख के जो 3 वर्ग किए गए कवियों के, रीतिबद्ध कवि, रीति मुक्त कवि और रीति सिद्ध कवि, ये 3 प्रकार के कवियों को हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। और आगे हम और भी चर्चा करेंगे, रीतिकाल का वातावरण कैसा था, रीतिकाल की जो परिस्थितियाँ थी वो कैसी थी, रीतिकालीन साहित्य का उदय क्यों हुआ, और तत्पश्चात हम यह भी बात करेंगे कि रीतिकालीन साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियाँ कौन सी थीं। इन पर हम बात करेंगे, लेकिन आज के लिए हमारी कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं। मैं समझता हूँ कि आपको आज की कक्षा का बड़ा लाभ हुआ होगा। आप अध्ययन करते रहें। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।